हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी है पेज नंबर 17 और 18। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ का दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ का संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। यूएनओ की अधिकृत भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, जिसमें अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 है। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट थे, जो वार्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, 9वें क्रम के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बालक्ष्मी है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में
11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल की खोज H.C. यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल में 1962 में हुई। नांगल पंजाब में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला में है, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावतभाटा में अवस्थित है। इसका निर्माण 1972 में हुआ। रावतभाटा राजस्थान में है। नरोरा परमाणु विद्युत घर बुलंदशहर में अवस्थित है। इसका निर्माण 1991 में हुआ और ये उत्तर प्रदेश में है। काकरा परमाणु विद्युत घर सूरत में अवस्थित है। सूरत गुजरात में है और इसका निर्माण 1993 में हुआ। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस पर सुरक्षा बल की योजना थी। पांचवी योजना 1974 से 78 पर मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे, जो 1978 से 80 के बीच चला था। IRDP और NREP और ट्राइसेम और DWSCRA और RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना
28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 को प्रारंभ हुआ 7वीं योजना काल में। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था, जो 1992 से 97 के बीच चला। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई, जो 15 अगस्त 1993 को चालू हुआ। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का जम्मू है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 99.4 लाख है। जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। और जम्मू कश्मीर का सीमाएं हैं उत्तर पूर्व में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बरगांव, डोडा, गादरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवारा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा सदस्य की संख्या 5 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला है किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से लगती है और 2 राज्य है पंजाब और हिमाचल। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्रशासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35 को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यूटी दादर और नगर हवेली और दमन दीव। केंद्रशासित प्रदेश का नया नाम है दमन दीव का नया नाम है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इसका स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुआ। राजधानी दमन। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 5,85,764। इसमें 3 जिले हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं। दमन द्वीप में उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय। प्रथम प्रशासक था प्रफुल्ल खोरा पटेल।
प्रमुख भाषा है कोंकणी, गुजराती, हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1955 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्रशासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश बना। दादर और नगर हवेली दो केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन और दीव विधेयक 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री जी और किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 सितंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पहले ये 6 वर्ष का था। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटों तथा राज्यसभा की 4 सीटों निर्धारित की गई है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर को लद्दाख में तथा पोक के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा
वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा प्रदेश लद्दाख बन गया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ 1920 संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के अध्यक्ष वाई.के. रेड्डी थे। 2015 से 2020 तक वाई.के. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामले के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2025 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 343(1) के तहत किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा
नामित होते हैं। शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 11 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार कर को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार के हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 में की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्था के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है।
मत का 1/6 भाग प्राप्त करने वाले असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिला के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला है। परिषद होती है जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय शासन और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1722 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न भागों को निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीवी के राय समिति ने दिया था 1985 में। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था। हेलो दोस्तों, आज का इस पीडी है पेज नंबर 21 और 22। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण।
पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा में लगा समय है 100 वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापित है इरेटोस्थीनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, 1/81 गुना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल, जिसे भूपट्टी कहते हैं, सीमा, जिसे मेटल कहते हैं, नीफे, जिसे क्रोड कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपट्टी है। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 40%, सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है निकेल एवं आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग एथेरोस्फीयर है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, जो स्थल का 59% के बराबर है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पे। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है मैरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता है 35 प्रति हजार। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील की है तुर्की में, जो 330% है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाता है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है, जो अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 180। देशांतर रेखा की कुल संख्या है 360।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा पे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आर्कटिक वृत्त पे, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अंटार्कटिका वृत्त पे। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया। जीरो देशांतर रेखा जो लंदन से ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारण इसका हुआ था 1884 में वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाता है भारतीय मानक समय। दो अक्षांश के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायु दाब है सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पकड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। प्रति 165 मीटर तक 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री से 6.4 डिग्री तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्षोभमंडल में मोटाई की वृद्धि होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित हैं आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस से है CO2, CFC, CH4 और NO2। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जो जून के प्रथम सप्ताह में है।
भारत में अधिकांश और सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चिखती 60। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन थेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय तथा शिवालिक बाह्य हिमालय है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय या तिब्बती क्षेत्र, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय तथा चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय वृहद महान हिमालय से हिंद लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल और बनिहाल धौलाधर तथा महाभारत श्रेणी का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपू लेक, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। जेलिल्पा और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बुमला, थिम्पू तथा यांगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचा दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है। सेनकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं जिन्हें पूर्व के द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है।
भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रमुख है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है और ऊटी नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक से मुंबई, भोर घाट मुंबई से पुणे तब पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोराई कनाल पानली पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो विशाल चट्टानों से बना था। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एवं ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसकी ऊंचाई बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारतीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है जो अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति सेचाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से हुआ है।
गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भारतीयों भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 23 और 24। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने पर एस्चुअरी कहते हैं, मुहाने को एस्चुअरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती तथा हरके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू है, जो सिक्किम में है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोराडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ा लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। होंगेलकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल वरही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट-फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल है। भारत के द्वीप समूह को दो भाग में बांटा गया है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है।
लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप, जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट, कोको द्वीप, ये म्यांमार में एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, म्यांमार को और उत्तरी अंडमान को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है या एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। दक्कन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। शम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु पबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में है। स्थापना 1936 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट में लगाया गया था। रानीपेट तमिलनाडु में है। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोवेंटूर में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चराव गोवा में है।
कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण में किया था। पोखरण राजस्थान में है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। नागौर राजस्थान में है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी और सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है जो राजस्थान में है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में है। नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला महाराष्ट्र में है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामलापुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित
नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक पर्वत बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध व्यास नदी पर तथा थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एमरॉन पावर दाभोल में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंटा जल प्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जयकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तलैया झारखंड में है जो कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों।